नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। संपूर्ण बजट कल यानी कि 23 जुलाई को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार संपूर्ण बजट पेश करेंगी और अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था, लेकिन 7वीं बार वित्त मंत्री ये बजट लेकर आ रही है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। लेकिन इस बजट की खासियत क्या होगी, जानने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जयंत सिन्हा जी, पूर्व बीजेपी के सांसद और पूर्व स्टेट ऑफ फाइनेंस और सिविल एविएशन के मंत्री रह चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव कुमार जी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बीजेपी के नेता और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो अर्थव्यवस्था पर इनका पूरा ज्ञान यहां पर हम लेंगे। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जयंत जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज के अपने बजट भाषण से पहले ये कहा है कि विकसित भारत की संपूर्ण नींव ये बजट रखेगा और साथ ही दिशा तय करेगा कि अर्थव्यवस्था की दिशा अगले 4.5 या फिर यूं कहें 5 साल तक क्या रहने वाली है। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा ये बजट, और कैसे ये पूरा होगा, कैसे इसका खाका अंतरिम बजट में क्या जयंत जी तैयार कर लिया गया था और अब संपूर्ण नीतियों के साथ सरकार तैयार है कल के इस बजट में। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत सही तरीके से इसका आपने इंट्रोडक्शन दिया है। और अब जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, वो चर्चा करनी चाहिए कि जो बजट में विकसित भारत का ब्लूप्रिंट आएगा, उसमें खास विशेष मुद्दे क्या होने चाहिए। और इन विशेष मुद्दों पे जो आज इकोनॉमिक सर्वे जिसको प्रस्तुत किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड बहुत ही कुशलता से रखा गया है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें जो हेडलाइन है नेहा जी, सबसे मुख्य जो हेडलाइन है कि आगे भी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती से और बड़े तेजी से आगे बढ़ते रहेगी। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था का जो दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, वो 6.5 से लेके 7% ये चलता रहेगा और आगे के कई दिन इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये आईएमएफ और कई और एजेंसीज ने भी ये कहा है और इसको भी इकोनॉमिक सर्वे ने आज दोहराया है। साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे में 5 मुख्य बिंदु थे जिसका मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता हम लोगों ने लाई है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि ग्रोथ रेट अच्छा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक रहे, महंगाई कम रहे, फिस्कल डेफिसिट कम रहे, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता होनी चाहिए, ये आज इकोनॉमिक सर्वे में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में खासकर काफी गहराई से महंगाई पे उन्होंने अपना जो है राय दिया है। और ये भी कहा है कि जो हम लोगों को सब्जियों के भाव में जो महंगाई नजर आई है, वो वेदर के कारण, मौसम के कारण हुआ है और ये थोड़ा एराटिक है, थोड़ा वेरिएबल है, लेकिन ये जो है स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो ये 2-3 मुख्य बिंदु थे। पीएलआई, कैपेक्स और बेरोजगारी पे भी काफी कुछ इकोनॉमिक सर्वे में है। और मुझे मालूम है कि आज सब जो यहाँ हमारे माननीय इसमें भागीदार हैं इस चर्चा में, आज हम लोग उन सब मुद्दों पे लंबी चर्चा करें। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए कैपेक्स, पीएलआई, बेरोजगारी, इसका खाका तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी, क्योंकि वैश्विक मंदी की आहटें जो है इस वक्त सबको डरा रही हैं और इन वैश्विक मंदी की आहट जो है हिंदुस्तान को कैसे प्रभावित कर सकती है या फिर नहीं, और इसका किस तरीके से आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आ सकता है। नेहा जी, 2 बातें। पहले तो ये विकसित भारत वाली बात पे ये बहुत जरूरी है। इन अंतरिम बजट जब निर्मला जी ने पेश किया था फरवरी में,
तो उन्होंने कहा कि हम जो रेगुलर बजट आएगा, जो कि अब कल आ रहा है, उसमें इसका रोड मैप रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी थोड़े दिन पहले ही नीति आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 27 तारीख को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है उसकी बैठक होगी इसके बारे में बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इस बजट में इसका रोड मैप आएगा या नहीं आएगा। मैं बड़ी उत्सुकता से इसको देखूंगा कल कि विकसित भारत के बारे में क्या बजट में आता है। क्योंकि आपने नीति आयोग की चर्चा करी है तो राजीव कुमार जी को चर्चा में ले आते हैं। कह रहे हैं कि इसका रोड मैप आएगा नहीं आएगा, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि मीटिंग्स तो सर हर साल बजट के पहले होती हैं, पर वास्तविकता क्या इससे परे पाते हैं आप? क्योंकि लगातार पिछले 5 साल से और इस साल जो वोट बैंक, वोट फीसदी में कमी आई है, उसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी बताई जा रही है और महंगाई। यानी कि सरकार पर से कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा हटा है या फिर कम हुआ है, जिसकी वजह से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और वो तस्वीरें भी हम अक्सर देखते हैं जिसमें लंबी कतारें लग जाती है जब भी कहीं के लिए आवेदन खुलता है। हाँ नेहा जी, बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और जैसा कि मैंने देखा है पिछले कई बजट से कि कोई मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जो है या कोई विकसित भारत की तरफ कोई रास्ता वो बजट में अधिकतर नहीं आता है। सही बात। वो अलग से आता है, 100 डे प्लान में आएगा या वो जो नीति आयोग की मीटिंग हो रही है 27 तारीख को उसमें दिया जाएगा। तो बजट से हमें ये उम्मीद करना नहीं चाहिए। तो रोजगार सृजन कैसे होगा? मगर अब आपने जो असली मुद्दा जो उठाया, मेरे नज़र में जो असली मुद्दा उठाया है वो है रोजगार का। और रोजगार की हालत आंकड़े चाहे कुछ भी कहें और कहते रहें, मगर जो मुझे नज़र आता है, जो तथ्य नज़र आता है वो ये कि ग्रेजुएट्स के लिए ख़ास तौर से हमारी रोजगार की सिचुएशन इस समय अच्छी नहीं है। और एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन में जो फ़र्क है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि कल के बजट में हम लोग, वित्त मंत्री बहुत फोकस करेंगी कैसे एजुकेशन सेक्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, स्किल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और ख़ास तौर से जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा निजी निवेश है, क्योंकि अंततोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी तो सिर्फ निजी निवेश के द्वारा और हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा। उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगी? अभी भी ज़मीन पर बहुत सारे उनके लिए अड़ंगे हैं, उनको कैसे हटाएंगे कि जब तक एक सर, जिन एजुकेशन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं उसके तो दूरगामी परिणाम होते हैं ना? नहीं, दूरगामी परिणाम भी होते हैं, मगर स्किल डेवलपमेंट के परिणाम तो मेरे ख्याल में करीब फौरन ही नज़र आ जाते हैं अगर आप अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट करें। और जैसा कि मैंने कई बार नीति आयोग से भी कहा था, अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आप दिगना चौगना 5 गुना कर दें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को लेती है जिसकी कि उनको डिमांड होती है। तो ये जो गैप है कि स्किल आप एक बना रहे हैं और डिमांड दूसरी तरफ जा रही है, वो नहीं रहेगा। क्योंकि इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है वो विकसित भारत की जो नींव है वो हमारी स्किल्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर रखी जाए। और मैं एक बार गुजारिश करूंगी वो पॉपुलेशन वाली स्लाइड चलाएं जिसमें हम लगभग चीन से नेक टू नेक चल रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, और आने वाले वर्षों में और जो हमारा आकलन है इस स्लाइड में हम चीन से भी आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो मेजर्स उठाए हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नजदीक भविष्य में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी को मैं अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि अरुण जी, हमेशा वित्त मंत्री से 2 बेसिक बातों की उम्मीद होती है। आम आदमी के तौर पर मेरे टैक्स स्लैब्स में क्या राहत मिलेगी और किस तरीके से मुझे महंगाई में कमी मिलेगी। उसके फौरी तौर पर भले ही कोई अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में कैसे WPI, CPI इन सब पर प्रभाव दिखाई दे। देखिए, जो टैक्स की नीति है उसमें हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जो आम आदमी है वो तो अप्रत्यक्ष कर पे करता है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 1.5 करोड़ लोग हैं वो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो 140 करोड़ में से 1.5 करोड़ हैं, यानी 1.1% लोग ही हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स देखना है। और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, वो यहाँ नहीं डिसाइड होगा। पर मेरा मानना है कि इससे ज्यादा जो बड़ी समस्या है कि अगर हम किसी को टैक्स कंसेशन देते भी हैं तो वो उसका लॉस बाकी प्राइस राइज से कितना हो रहा है। तो प्राइस राइज पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। और हमारे यहाँ तो 94% लोग असंगठित क्षेत्र हैं।
असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको जो है कोई वो सुविधा नहीं होती कि वो अपनी जो तनख्वाह बढ़वा ले, तो इसलिए सबसे ज्यादा असर उन पे होता है। और सारी समस्या हमारी वहीं से आ रही है, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र पे जब प्रहार होता है, जब उनकी आमदनी कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम होती है तो उससे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है। और जब कैपेसिटी, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्या है कि हमारा असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि और माइक्रो सेक्टर ये दो बड़े क्षेत्र हैं, जब उन पे प्रहार होता है, और नोटबंदी से प्रहार हुआ, फिर जीएसटी से हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ, फिर पैंडेमिक से, ये 4 बड़े प्रहार हुए हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में है। और जो आज बेरोजगारी है वो असंगठित क्षेत्र से ही आ रही है, क्योंकि वहीं पे काम नहीं है। जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर सरकार का भी ये डेटा ले लें तो 55% करीब है, सीएमआई का डेटा ले लें तो 46% करीब है। तो इसका मतलब है करीब जो 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास जो काम ढूंढना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये जो रोजगार की बात है, असंगठित क्षेत्र की बात है, और जो डिमांड की बात है, वो सब जुड़ी हुई हैं तीनों चीजें। उस पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा ग्रोथ गिर जाएगा और हम विकसित भारत की तरफ नहीं जा पाएंगे। विकसित भारत की बात हो रही है प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, और विकसित भारत की ओर हम कैसे बढ़ेंगे जब रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था लगभग वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में 2047 में अगर हम ये चश्मे से देखें भी कि बहुत सुनहरे भारत की तस्वीर आपकी सरकार पेश कर रही है, तो उस तस्वीर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि आपको तो चुनाव का भी ध्यान रखना है, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, वहां पर किस तरीके से किसानों के लिए आप कौन सी स्कीम्स लेकर आएंगे? आने वाले वक्त में अब जिन जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उस पर भी आपका, महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह की स्कीम्स की घोषणा की जाए? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए? इस तरह का भी आप पर दबाव होगा। और 2 ऐसे राज्य जिनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ है सरकार बनाने के लिए, उन राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान, इतना सारा भार इस वक्त आपकी सरकार पर है। देखिए नेहा जी, आज के आर्थिक सर्वे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक चार्ट था, और वो चार्ट इन आपके सारे सवालों का उत्तर दे देगा। पूरे विश्व के सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज में सिर्फ भारत एक राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है पूरे विश्व में। इसमें चीन, अमेरिका, यूके, या तो वहाँ ग्रोथ ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, या ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों कम है। एकमात्र भारत है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है FY24 के लिए। और जैसा प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57% है, पर पिछले 3-4 वर्षों में वो लगभग 8 से 9% बढ़ी है, और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई, मैं इनकी बात से असहमति जाहिर नहीं कर रहा। इसको 57 को 62 ले जाना है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाना है। एसबीआई ने एक रिसर्च अभी जून 2024 में ही अपना एक आंकड़ा जारी किया, जिसके अनुसार 2014 से लेकर 2023 के मध्य 12.5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन हुआ। ये एसबीआई का आंकड़ा है। अगर हम इसमें से एग्रीकल्चर वाले एम्प्लॉयमेंट को निकाल लें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 9 करोड़, पर ये काफी नहीं है, क्योंकि प्रति वर्ष 1 करोड़ लोग हमारी वर्कफोर्स में जुड़ रहा है, तो ये काफी नहीं है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो आने वाले बजट में मैन्युफैक्चरिंग, लेबर सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जहां पे क्वालिटी ऑफ जॉब हो, इसके ऊपर आपको पर्याप्त उपाय दिखेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जो हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इस बजट पर उसमें फोकस मुझे लगता है कि उस पर होने की संभावना है, क्योंकि भारत ग्रीन और ब्लू इकोनॉमीज में एक सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई कर सकता है। रही बात रोजगार की, इन्फ्लेशन में मैं बताना चाहता हूं कि 5% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है पिछले 5 वर्षों का, और इसको कम करने की, और विशेषकर जो खाने पीने के सामान है उसमें इन्फ्लेशन, जिसको हम टॉप कहते हैं, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उसमें इन्फ्लेशन को कम करने का और भी संभावना है। इंटरेस्टिंग टर्म दिया यहाँ पर, टॉप है टमाटो, मुझे, मैंने उल्टा समझा कि खैर इन सबसे आपने ग्लोबल मंदी की बात की थी, जिसपे यू
वांट मी टू आंसर? हाँ प्लीज आप बताएं। ये देखिए, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो आपने भी इसमें हिंट किया कि करीब 3.5% है। हिंदुस्तान तकरीबन 7% 8% पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा रेट पे भी ग्रोथ कर रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन इसको हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये दुनिया की जो आधी इकोनॉमी है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज जिनको हम कहते हैं, अमेरिका, यूरोप एंड ऑल, ये सब पहले से बहुत ग्रो कर चुके हैं। इनकी एवरेज इनकम $50,000 $60,000 प्रति व्यक्ति है। ये 60s में, 50s में, 70s में ग्रो हुए, वो ग्रो हो चुके हैं। उनके यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, उनको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम ये 21वीं शताब्दी में आए, उस समय फिर चाइना ने ये बैटन उठाया ग्रोथ का, और चाइना 20-25 साल तक 10% की दर से ग्रोथ हुआ, और ग्लोबल ग्रोथ को 4-5%, 4% के आसपास रखा। हम पिछले 60 साल में ग्रो नहीं हुए, 70 साल में, और अभी भी अगर हम 6-7% पे ग्रो करते हैं तो हम बाकी लोगों की तरह से, बाकी देशों की तरह से विकसित नहीं बन पाएंगे। आप सुभाष जी की बात से अग्री करते हैं? सुभाष जी के 6-7% की ग्रोथ काफी नहीं है, और जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो भी लगभग 6.5% के आसपास है। अभी 7% का प्रोजेक्शन है, और सुभाष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजीव जी भी सही कह रहे थे कि अभी हम लोगों को रोजगार पे हम लोगों को ध्यान देना है। और अगर हम लोग चाइना के साथ तुलना करें, चाइना इस समय अपने डेवलपमेंट में 8-9% ग्रो कर रही थी, तो हमारा भी जो है एस्पिरेशन है कि हम लोग 8-9% पे हम लोग ग्रो करें। और अभी जहां हम लोग बैठे हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था इस ग्रेट इंडिया प्लेस के मॉल में भारत की अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है। यही सब ग्राहक हैं, कंजम्पशन हो रहा है, कई सारी चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं। ऐसा ही बाजार हम लोगों को भारत को बना देना चाहिए, तब जाकर भारत समृद्ध होगा। और इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है, गौरव जी ने भी अभी बताया कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग पे PLI जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो काम किया गया है बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी आप देख लीजिए कि करीब 11 लाख करोड़ PLI में 11 लाख करोड़ का जो निजी निवेश राजीव जी बता रहे थे वो हुआ है। उसके द्वारा 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और अगर हम स्मार्टफोन की बात करें जो इस मॉल में बिकते हैं, इस स्मार्टफोन की बात करें, पर कंजम्पशन वो स्मार्टफोन आज हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहा है, 2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट नहीं, हो रहा पर है। लोकल कंजम्पशन कम हुआ या नहीं हुआ है? लोकल कंजम्पशन में बढ़ावा हुआ है। जितने तेजी से हम लोग बढ़ा सकते थे शायद उतना हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन उसका भी कारण वही है कि रोजगार जैसे जैसे बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए वही निवेश रोजगार वाला अरुण मामला। कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आपके पास आऊंगी। सर आप सबसे पहली बात कि अगर हमें विकसित देश बनना है तो $14,000 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। अगर वो हमें 2047 तक अचीव करना है तो हमें 9.5% की ग्रोथ चाहिए कंसिस्टेंट अगले 20 साल। 9.5% की ग्रोथ तो बहुत कम देशों ने अचीव किया है, हमने तो किया नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कंजम्पशन का जो है, जीडीपी में कंजम्पशन का शेयर 3% बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी 7% बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू हो रही है अमीरों की तरफ। जो गरीब आदमी है वो पूरा कंज्यूम करता है, अमीर कम कंज्यूम करता है। जो मॉल में कंज्यूम करने वाले हैं, इससे जो हमारा कंजम्पशन रेट नहीं बढ़ने वाला। हमें कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ानी होगी, उसके लिए गरीबों की तरफ आमदनी करनी होगी। तीसरी बात यह है कि हमारा जो अभी ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी ने कहा 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी 94% बता रहे हैं 94% बता रहे हैं कि आमदनी 10,000 रुपए से कम है। 10,000 रुपए से कम 94% की आमदनी है, वो कितना कंजम्पशन कर लेंगे। तो हमें जब तक नीचे के लेवल पे कृषि में और माइक्रो सेक्टर में जब तक वहां इनकम नहीं बढ़ेगी, तो सिर्फ ऊपर के लेवल पे इनकम बढ़ा के हम नहीं कर सकते कंजम्पशन बढ़ाना। किसानों के लिए करना होगा, किसानों के लिए स्कीम्स लानी होगी, और माइक्रो शायद सेक्टर ये आपके चुनाव के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। वो पार्ट आपने स्किप ही कर दिया गौरव वल्लभ जी। तो मैंने झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बारे में पूछा, आपने वो पार्ट ओमिट कर दिया। आपने मेरे को समय कम दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। बिहार और सर मांगेंगे ना अपने राज्य के लिए पैकेज। बिल्कुल, जो भी राज्य जहाँ पे विकास का जो आधार है, विकास की संभावनाएं ज्यादा है, वहाँ पे निश्चित रूप से बड़े कैपेक्स भारत सरकार करती है और करेगी आगे। पर रही बात कंजम्पशन की, नेहा जी, 2.25 लाख करोड़ रुपए का जून 2024 में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, और ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। 2.25 लाख करोड़ रुपया
मतलब सालाना लगभग 22 लाख 21 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। दूसरा आंकड़ा 10 करोड़ से ज्यादा ई वे बिल्स का जनरेशन हुआ है जून 2000, जो कि इंटर स्टेट ट्रेड को दर्शाते हैं। तीसरा आंकड़ा रिजर्व बैंक का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, वो 2019 के बाद अभी सर्वोच्च अच्छी बात है नहीं, आप राजकोष से घाटे की चिंता नहीं करेंगे ना, सिर्फ लोक लुभावन बजट लाएंगे। आप एक किसी घाटे की चिंता नहीं करेंगे। आप ये मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा और सुधार करने की जरूरत है, और अच्छा करने की जरूरत है, और निवेश करने की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2024 में प्राइवेट सेक्टर का 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये सब मैं आंकड़े आपको सरकारी स्रोत से हम भी चला रहे हैं सर आंकड़े। तो और भी करने की जरूरत है, टैक्स कलेक्शन का कितना और भी करने की जरूरत है, और भी कई जो अनिवार्य चीजें हैं, जैसे जिन पे 5% जीएसटी है, जो कि बेसिक नीड्स हैं, उस पे कुछ सोचने की जरूरत है। रेट रैशनलाइजेशन, जो कि एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है देश की, उसके ऊपर जीएसटी काउंसिल को, जो कि राज्यों का समूह है, उसको बात करने की जरूरत है। मैं वो उन पे बात नहीं कर रहा, पर निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि हम कहीं खड़े ही नहीं है। हम खड़े हैं उस जगह पर, दुनिया के उस राष्ट्र के रूप में जो कि एकमात्र राष्ट्र हाई जीडीपी लो इन्फ्लेशन का राष्ट्र। टॉप 10 में हमने जगह बना ली है। टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में आ चुके हैं, और यही ग्रोथ रेट से हम अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंचेंगे, क्योंकि जर्मनी है और जो जापान है, जो हमसे ऊपर है तीसरे और चौथे नंबर पे, उनकी ग्रोथ रेट हमसे कम है काफी। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्रेट इंडिया मॉल पैलेस में है, और यहाँ से ही हम ये खास पेशकश बजट की आपके लिए कल भी लेकर आएंगे सुबह 7 बजे से लगातार। और अब चर्चा में जोड़ना चाहूंगी सिद्धार्थ जराबी को। अगर आप राजीव कुमार से सिद्धार्थ कोई सवाल करना चाहें बजट से जुड़ा हुआ। नहीं, सवाल तो मेरा राजीव जी से ये रहेगा कि क्या ये समय इस बजट में किसी प्रकार से इनकम टैक्स में फेरबदल का है? मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा, और ना हो तभी अच्छा है, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट्स में और एग्जम्पशन वगैरह में ज़्यादा हेर फेर करना या बदलते रहना वो अच्छा नहीं होता है। उससे जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। मेरी आशा है कि एग्जम्पशंस कुछ कम कर दिए जाएंगे, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स के कई एक रेट्स हैं उनको सब मिला के एक यूनिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हट जाएगा। और मैं बात आना चाहता हूँ फिर से जो गौरव जी ने कही और अरुण ने कही, वो ये कि अगर हमें विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो कम से कम 8 से और 9% के बीच में हमें ग्रो करना है। उसके लिए जैसे ही गौरव जी ने कहा कि हमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स पे काम करना है, कृषि पे काम करना है। हमारा कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसका एग्रो प्रोसेसिंग जो है वो 10% होता है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं। उसको एक नए सिरे से, बिल्कुल एक नए पैराडाइम से सोचना है। और जो बड़ी बात है जो इकोनॉमिक सर्वे में, माफ़ कीजिएगा, इस बार छुपा सी दी गई कि हमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अपने बहुत बढ़ाना है, सर्विस एक्सपोर्ट से ही बात नहीं होगी। और क्योंकि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो हमें एक खास मेहनत करना पड़ेगी अपना उस ग्लोबल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट का शेयर, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ाना, क्योंकि ये असली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो या गारमेंट्स हो या जिम्स एंड ज्वेलरी हो या एग्रो प्रोसेस फूड हो। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि इस बजट में जो है वो कुछ मुझे दिखेंगे। एक आखिरी चीज़ बस ये है कि आपने माफ़ कीजिएगा, आपने जीएसटी की बढ़ते हुए आंकड़ों की बात करी, मगर अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो पहले जैसा नहीं हुआ है जो पहले जीएसटी के आने से पहले था। तो हमें कुछ जीएसटी के रेट में भी तो शायद बढ़ाना पड़ेगा और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी लाने के लिए। जैन जी, निर्मला सीतारमण का ये इतिहास रहा है कि वो पिछले 6 बजट में लोक लुभावन बजट नहीं लेकर आई हैं, और इस बारे में उनकी कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन कई लिहाज से उनके कई जो फैसले थे, नीतियां थी, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से कारगर साबित हुई हैं। वित्तीय घाटा काफी हद तक काबू में आया है, 4.9% से 5% तक।
ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे राजकोषीय घाटे को कम किया जाए, क्योंकि कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना बहुत अन्य चीजों पर प्रभाव डालता है। तो आप रोजगार सृजन भी कर सके, आप जीडीपी को भी एक लेवल तक पहुंचा सके। आपने 7% बोला कि अगले 1 से 2 साल में वही लेवल मेंटेन रहे। ये कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त वित्त मंत्री के सामने। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आ सकती हैं वित्त मंत्री। अब ये सारे दबाव कल एक साथ उन पर है, और साथ ही दबाव सहयोगी दलों का भी है। 2 राज्य हैं जो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारे राज्य के लिए इस बार कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उनके सहयोग से ही सरकार बनी है। सब कैसे संभव होगा? नेहा जी, आपने सब जो समस्याएं हैं, जो विडंबना माननीय वित्त मंत्री जी के सामने, उसका आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी प्रस्तुतिकरण किया है। देखिए क्या होता है ना कि बजट को बैलेंस करना और वो बैलेंस लाना, जो राजीव जी भी जानते हैं, सुभाष जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग ने किया है, बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कि कौन से ऐसे जो चीजें हैं जिस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो उसका कॉज से है, फिर और अच्छे अच्छे परिणाम उससे आते हैं। वो कॉज एंड इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। और कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए मतलब जड़ से अगर हम लोगों को काम करना है, तो मैं मानता हूं कि 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे। पहला जो मामला है वो निवेश का है, और यहाँ बल्लभ जी ने भी सही कहा कि ग्रीन ग्रोथ है। मैंने पहले पीएलआई की बात की, तो निवेश पे अगर ध्यान दिया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया जाए, यूनिफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स जो है उन पे ध्यान दिया जाए, तो निवेश बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। एक ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए जड़ से काम करने वाला मामला है, नंबर 1। नंबर 2 मामला जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट और एजुकेशन का है। यहाँ भी जो भी हम लोग मदद करें, यहाँ जितना भी हम लोग ध्यान दें उतना कम है, क्योंकि हम लोगों को पूरे विश्व में कम्पीट करना है, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बहुत ही कुशलता से हम लोग करते आए हैं, वो सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो रहा है, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, वहां भी हो रहा है। और विशेष जो हम सब लोगों को इस पे पूरी तरीके से समझना चाहिए और इसकी प्रशंसा करना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूपीआई में, फिनटेक में, डिजी यात्रा में इतने बढ़िया तरीके से काम किया गया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों पे भी ध्यान दिया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, महंगाई कम होगी, और इस मॉल में भी सब लोगों की बड़ी अच्छी बिक्री होगी। लेकिन ये सब कुछ संभव, सुभाष जी, आपकी नजरों में हो पाएगा? क्योंकि 3 पॉइंट्स जो यहाँ पर जैन जी ने गिनाए, उसमें कई बार बड़ी चुनौतियां होती हैं। आपको कंजम्पशन को बढ़ाना है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना है, ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रखना है, और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, क्योंकि आम आदमी आपके ऊपर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। 5 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, उसी जनता को आपको वोट देना है, तो आगामी हर वर्ष में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आना पड़ेगा ताकि एक पॉपुलिस्ट मेजर रहे और आपका जो है वो साख और आप पर विश्वास आम जनता का बना रहे। ये देखिए, भारत सरकार का बजट पूरे भारत देश के लिए बनता है, इसलिए ये सब दबाव वगैरह होना तो स्वाभाविक है। और वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को इन चीज़ों का इंतजाम करके सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो, ताकि सब मिल के साथ विकास की तरफ बढ़ा पाएं। अब इसमें आप एक एक करके अगर लेना चाहें तो जैसे टैक्स पेयर्स की आपने बात की, इनडायरेक्ट टैक्स की उन्होंने बात कर दी, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस में तकरीबन 8-9 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए 2-2.5 करोड़ लोग एक्चुअली टैक्स देते हैं। लेकिन ये 8-9 करोड़ जो लोग हैं, अभी आप अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से जो इनकम टैक्स की ग्रोथ है, पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ, वो सबसे ज़्यादा है, बहुत तेज़ गति से 22-23% की दर से हो रही है। और मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है एग्जाम्पशन वाला 2.5 लाख रुपए, ये कई सालों से बिना चेंज हुए रहा हुआ है। इस दौरान महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है, तो लोग निश्चित रूप से ये महसूस करते हैं कि हम सैलरी अर्नर्स हैं, ज़्यादातर इसमें से 9 करोड़ में से सैलरी अर्नर्स हैं, कि हम मेहनत से कमाते हैं लेकिन हमें इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो उनकी ये डिमांड जो है वो वाजिब है। अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब दूसरा एक चीज़ और, सरकार का काम क्या है? सरकार का मुख्य काम ये होता है कि सरकार जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज,
डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसका ध्यान रखे, उस पे ज्यादा खर्च करें, उसी पे टैक्स लेने का उनको अधिकार मिलता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज आज के दिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारे देश में इतना पोल्यूशन है, हमारे क्लाइमेट चेंज में इतना ज्यादा खराबा हो रहा है, दुनिया के 20 में से 17 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज जो है वो हिंदुस्तान। एनर्जी पर फोकस है। नहीं, एनर्जी से नहीं होता है। पोल्यूशन में आपको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, आपको वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। हमारी नदियां, आप यहाँ यमुना के किनारे बैठे हैं, इससे गंदी, इससे खराब नदी कोई दुनिया में हो सकती है? अब इन चीजों पे हम कोई खर्च नहीं करते। अगर आप हमारे बजट को उठा के देखें, देखिए इन चीजों पर खर्च होता है, आवंटन होता है, लेकिन नहीं होता। जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। आवंटन हुआ नमामि गंगे कार्यक्रम में, और उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। जहाँ भी गंगा मैया का फैलाव है, वहाँ पे उसका सकारात्मक जो इम्पैक्ट है, भले ही वो एफ्लुएंट लेवल का हो या भले ही वो उसकी स्वच्छता हो पानी की, उसको देखने को मिला। आप इनकम टैक्स की सुभाष जी बात कर रहे थे। इनकम टैक्स नेहा जी सिर्फ 50,000 रुपया या लाख रुपया डिडक्शन बढ़ाना ही सिर्फ लोगों को रियायत देना नहीं होता। आप कई तरीके से लोगों की इन पॉकेट सैलरी को बढ़ा सकते हो। डिडक्शंस को आप बढ़ा दो लिमिट, आप जो ATD, ATCC इनके लिमिट्स हैं उनको एक लेवल के ऊपर, जिससे सेविंग पोटेंशियल भी बढ़ सकता। तो सिर्फ एक तरीका नहीं होता लोगों की जेब में कंजम्पशन को बढ़ाने का। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में बड़ी सकारात्मक है कि लोगों की ईज ऑफ लिविंग को कैसे सुधारा जाए। और इस संदर्भ में पिछले 8-10 सालों में लगातार काम भी हुए, पर और करने की जरूरत है। और सिर्फ एक तरीका नहीं है कि हम 2.5 लाख को 4 लाख कर दें या 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन कर दें। हम ATCC की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हम सब कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। वैट और GST का भी तो बोझ है ना सर, ये पेट्रोल डीजल का भी बोझ है, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब आम जनता के तौर पर तो मैं बजट से इसको कोरिलेट नहीं कर रही, लेकिन जब भी आप टीवी देखते होंगे, अगर आप एक आम जनता के मैं आम जनता के लिए बताना तो वो रात में से पट्टी देखता है, वो देखता है कि इनकम टैक्स में उसे कितनी राहत मिली, क्या सस्ता महंगा हुआ। जी, मेरे भी परिवार वाले वही देखते हैं। पार्की जार्गन से मतलब ही नहीं है सर। परिवार वाले वही देखते हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो GST है वो तो उसका तो बजट से लेना देना ही नहीं है। प्रोफेसर साहब ने बताया GST काउंसिल वो तो उसके बारे में तो GST काउंसिल। लेकिन आप कह रहे हैं ना इनकम टैक्स बढ़ाने के भी और तरीके, तब मैंने आपको काउंटर किया। इनकम में टेक होम सैलरी लोगों की, टेक होम सैलरी इसी में जा रही है सर हमारी। मैं कह रहा हूँ इसमें आप अगर किसी तरह की डिडक्शंस को बढ़ा दो, लोगों को सेविंग पोटेंशियल बढ़ा दो, लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ा दो, उससे भी फायदा हो। ऐसा है कि 2.5 लाख की जो आमदनी होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन एग्जेम्पशन मिला के ऑलरेडी 5 लाख हो गया था, जिसके ऊपर आपको टैक्स, फिर वो 5 लाख से इस साल 7.5 लाख हो गया। तो अभी आपकी 60,000 रुपए की आमदनी अगर है महीने की, तो आपको जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सवाल ये कि ये मिडिल क्लास का नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है, उसकी आमदनी तो 10,000 रुपए प्रति माह, 1,20,000 रुपए है। वो तो कहीं टैक्स नेट में आ नहीं रहा, उसको तो इनडायरेक्ट टैक्स पड़ रहा है। और मिडिल क्लास भी जो है, मिडिल क्लास अगर जब 5% जो डायरेक्ट टैक्स देता है, तो 15%, 20% वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स से फायदा मिलेगा। बजट से आप कुछ करेंगे तो मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसमें जो है ना, ये बजट को और हमारी आर्थिक नीतियों को मध्यम वर्ग से हटकर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो मतलब जो बिल्कुल नीचे इस तरह पे आखिरी 10% पर है, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और उनके लिए असली काम जो है वो करना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो है रोजगार को पैदा करना और बड़े पैमाने पे पैदा रोजगार, करना। रोजगार, 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 यही छाया रहेगा सरकार। और कृषि रोजगार के लिए क्या किया? और कृषि क्षेत्र का डिस्कशन कल बजट में सर यही कर रहे हैं। नहीं, और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, यील्ड्स, फार्मर की इनकम, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 2 क्षेत्र हमने पकड़ लिए, और कल बजट ने, जैसे कि मेरा वित्त मंत्री से एक्चुअली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वो सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड को, उतनी ही सब्सिडी उन लोगों को दे दें जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे पर्यावरण भी बचता है, सॉइल भी बचता है, जो जिससे कंज्यूमर और फार्मर की हेल्थ भी बचती है, कैंसर ट्रेन रुकेगी। वो क्यों नहीं कर सकते? सबसे छोटे छोटे एक रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क लेते, क्योंकि अब वाइंड अप करने का समय आ गया है। जयंत जी। राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं झारखंड से हूं और झारखंड में आम किसान जो हैं
उनकी महीने की कमाई सिर्फ 6-7 हजार रुपए है। उनको इनकम टैक्स से क्या मतलब है? उनको मतलब है कि आप हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा उत्पादन कैसे बढ़ाइए, आप हमको बिजली और पानी कैसे आप दिलवाइए, और जो हमारा यहाँ फसल है उसका दाम हमको अच्छा दीजिए जिसमें कि हम थोड़ी तरक्की कर सकें। तो उनको कैसे सहयोग दें। और 60-70% हमारे देश के जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कृषि क्षेत्र में हम लोगों को जरूर ध्यान देना है और वहीं से अगर देश को आगे बढ़ना है वहीं से हम आगे बढ़ें। सर, जब आपने ये सारी बातें मुखर तौर पर सामने लाई, उस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ, मतलब परसेंटेज में ही बता दीजिए कि क्या पिछली बार के या पिछले 5 साल के बजट में आपके हजारीबाग क्षेत्र को उससे कितना लाभ? बहुत लाभ मिला है। और देखिए, जहां तक कृषि क्षेत्र की हम लोग बात करें, किसान सम्मान निधि के द्वारा सब लोगों को अब सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल रही है। हम लोगों ने बिजली में बहुत हम लोगों ने विकास लाया, हर कोई के पास बिजली है। अब सोलर इरिगेशन हम लोग सब जगह ला रहे हैं। तो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत हम लोगों ने आगे बढ़ाया। बिजली तो एक सपना थी और आज सबको बिजली मिल रही है, लेकिन आगे भी हम लोगों को बहुत और काम करना है। पूरा कोल्ड चेन बनाना है, फूड प्रोसेसिंग कराना है, ये सब जो काम है ये भी जरूरी है। सिद्धार्थ को मैं डिस्कशन में एक बार लाना चाहूंगी। सिद्धार्थ, 5 बड़े चैलेंजेस जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने होंगे। नहीं, वो चैलेंजेस तो सारी चर्चा में आ गई हैं। आई थिंक 2 बड़ी बातें हैं कि वित्त मंत्री किस प्रकार से सारे फिस्कल डेफिसिट को संभालते हुए, क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10 साल लगभग लगे हैं और उनमें से कई अधिकारी जिन्होंने उस पर काम किया वो इस मंच पे हैं हमारे साथ। 10 साल लगे कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को लेके विश्व भर में एक नई पॉजिटिविटी आई है। तो कहीं ना कहीं पे ये दबाव सरकार पे ये है कि क्या उस सारी जो ग्लोबल रेटिंग एक अच्छी हुई है भारत को लेके, उसको एकदम से छोड़ दिया जाए, तो ये एक बड़ा दबाव है। दूसरा, 20 से 30 करोड़ मिडिल क्लास पे कितना और बोझ डालें हम वेलफेयर स्टेट के लिए, और अगर हम उन पे बोझ नहीं डालते हैं तो उनको कुछ राहत दे सकते हैं क्या, इसको लेके भी काफी वित्त मंत्री पे प्रेशर रहेगा। क्या होगा ये तो उनको पिटारे में कल ही पता लग पाएगा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ही नाम कुछ मीठा हो जाए है, तो चलते चलते अगर मैं सभी गेस्ट से एक बार पूछूं कि आपके लिहाज से अरुण कुमार जी, अगर कल के बजट में कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो आप चाहते हैं तो आपको मीठा खाने का मन करे, आप कहें कुछ मीठा हो जाए, आपके लिहाज से क्या होगा? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पे बेरोजगारी है, वहीं पे गरीबी है। उसकी अगर जो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था जो ज्यादा तेज नहीं हो पाएगी। हमने पैंडेमिक के पहले देखा कि 8% की ग्रोथ रेट से हम गिर के 3.1% पे पहुंच गए थे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। ये असंगठित क्षेत्र को अगर हम नहीं मदद करेंगे, और असंगठित क्षेत्र के 2 हिस्से हैं, 46% लोग कृषि में काम करते हैं, 48% असंगठित नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। उसमें माइक्रो सेक्टर जो है वो एमएसएमई का 97.5% उसका एमएसएमई में घोषणा अगर होगी तो आपके लिए एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर एमएसएमई में क्या है, मिडिल वाले जो है वो जो ले जाते हैं, माइक्रो तक पहुंचता नहीं है। और तीसरा जो है जीएसटी, वो बाद में आएगा, पर जीएसटी में भी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब माइक्रो सेक्टर को फायदा नहीं पहुंचेगा। एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर और कृषि में इन दोनों को मदद करना ये सबसे अहम है, तभी रोजगार। सर, आपके लिए क्या? मेरे 2 हैं। एक तो जो मैंने पहले कहा कि प्राकृतिक खेती करने वालों को आप उतनी ही सब्सिडी कम से कम दे दें जो कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने वालों को देते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा यह है कि आप निर्यात क्षेत्र में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करें, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, जिससे कि उनकी इंसेंटिव बढ़े और उनकी ईज ऑफ डूइंग प्राकृतिक तरीकों से जो खेती करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स की घोषणा। और सर, आपके लिए? मुझे बजट से छेना की जलेबी जो मुझे बहुत पसंद है, छेना की जलेबी मिलेगी अगर माननीय वित्त मंत्री जी ग्रीन बैंक की घोषणा करती हैं, उसके द्वारा। गौरव वल्लभ जी, आपके लिए तो सभी कुछ मीठा ही होगा, लेकिन एक चीज अगर आप बताएं। देखिए, मैं तो जैसा मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि मैं तो कलाकंद जब भी खाऊंगा जब मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर हो, और नेहा जी सर्विस सेक्टर जो हमारी प्राइड था उसको हमें छोड़ना नहीं है पीछे, उस सर्विस सेक्टर को, आईटी इंडस्ट्री को आगे लेके। तो मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। सुभाष जी,
आपके लिए क्या देश के हित में मीठा और कड़वा दोनों जरूरी है। अच्छा, दोनों मिक्स चाहिए आपको? दोनों जरूरी है। तो कड़वे के हिसाब से आप फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कंट्रोल करिए। हाँ। इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट देश के हित में नहीं है। और मीठे के हिसाब से जो मैंने पहले आमले का कहा, मुरब्बा समझ में आ रहा है मुझे, कड़वा मीठा दोनों ही होता है। पोल्यूशन और ग्रीन इकोनॉमी और क्लाइमेट आपका फोकस ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट, इन सब पर है। सिद्धार्थ, आपके लिए क्या मीठा होगा कल के बजट? नहीं, ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शबरी के बेर मिल जाएं, यही काफी है। शबरी के बेर। लेकिन जाते जाते सिद्धार्थ, क्योंकि आपने इंटरिम बजट को अच्छी तरीके से स्टडी भी किया होगा, उसी का एक लंबा रूपांतरण कर हम अब देखेंगे, विस्तृत तरीके से उसको पॉलिसीज के साथ लागू किया जाएगा, या फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि चुनाव पूरे हो चुके हैं और चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके लिहाज से इस बजट में घोषणाएं की जाएंगी? देखिए, चुनाव से पहले अगर कुछ लोक लुभावन करना था तो शायद तब किया जा सकता था। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि 3-4 महीने इस वित्त वर्ष के निकल चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फेरबदल हो ऐसा एक्सपेक्ट करना भी उचित नहीं रहेगा। 3-4 महीने में जो इकोनॉमी में बदलाव आए हैं या जो नए संकेत आए हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए तो मुझे लगता है काफी है। बाकी जो मैथ्स है बजट का वो 95-97% लगभग सील्ड है। ठीक है, तो सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम बजट की पेशकश लगातार सुबह 7 बजे से आपके लेकर आएंगे, यही ग्रेट इंडिया पैलेस से। आपके सभी जो सवाल हैं या फिर मन में जिस तरीके की आशंकाएं हैं, वो कल के बजट पेश होने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को मीठा लगे, कुछ को कड़वा लगे, लेकिन हम सब तो सभी मेहमानों के साथ यही कह रहे हैं कि कुछ मीठा हो जाए। अभी की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।